Then let's start. So, today we are going to complete the remaining part of chapter number 13, epidemiology. So what we are going to do, we will learn that what is importance of epidemiology, definition of some important terms, and health indicators. So what is importance of epidemiology? The first one is identification of cause. मतलब कि एपिडेमियोलॉजी हमें किस तरह हेल्प करता है या वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम ये पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ काज करता है मीन्स कि जो भी डिजीज है उसकी जो काज है, जो उसका इटियोलॉजिकल एजेंट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन में, शिनाख्त में हमें मदद करेगा, ठीक है, हेल्प करेगा। ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटिंग टू डिजीज may result in identification of cause, that is identification of cause of discovery, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, तो ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस हमें एक ऑब्टेन होती है एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से, एक सर्वे से। तो हम वो क्या, उससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम डिजीज का जो कॉज है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो विटामिन सी है वो क्या था, काज था एक विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती थी ये डिजीज एक। तो हमने क्या किया, एक डेटा लिया डाइटरी पैटर्न का, ठीक है। तो उस डेटा से मतलब कि एक कम्युनिटी में क्या क्या वो उनकी जो डाइट है वो क्या है, तो हमें उससे पता चला कि ये जो लोग हैं इन्होंने विटामिन सी जो है इनकी डाइट में कम है। तो इस तरह हमें उनकी काज पता चली कि विटामिन सी की कमी की वजह से इनमें ये डिजीज हो रही है, ठीक है। Identifying risk factors for disease prevention. It will provide guidelines for educational programs, ठीक है। जब रिस्क फैक्टर, जब उसकी काज पता चल जाएगी तो उससे रिलेटिंग जो रिस्क फैक्टर्स होंगे, रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो उस डिजीज की तरफ हमें लेकर जाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम उस डिजीज से करीब हो जाते हैं, ठीक है। काज उसकी जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक। तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, जब हमें उसकी रिस्क फैक्टर पता चल जाएंगे किसी भी डिजीज के, तो हम जो सेमिनार्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो कम्युनिटी के लिए डेवलप करते हैं, उसके लिए हमें एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि हमें उसमें क्या क्या करना है, लोगों को जो कम्युनिटी है उसको क्या क्या समझाना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स की समझ आ गई कि ये क्या है। आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स फॉर डिजीज प्रिवेंशन, जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे रिस्क फैक्टर्स, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इसको प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक है। एक चीज की आपको काज पता चल जाए, उसका ये पता चल जाए कि ये कैसे हो रही है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको बचा अपने आप को बचा। कह रही है बोले। चैट बॉक्स में लिख दे यस, समझ आ रही है तो यस लिख दो। यस मैम आई है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस है वो हमें इससे पता चल जाता है, यानी कि पॉपुलेशन में अगर कोई किसी चीज की डेफिशिएंसी है, कोई
कोई डिजीज जो है वो क्या कहते हैं ज्यादा है, तो इस तरह से हमें अपनी अपनी जो पॉपुलेशन है, जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उसके बारे में पता चलता है कि उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। ठीक है, epidemiological methods are not only helpful in disease occurrence but also let us know about the health status of population। मीन्स के ये हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन सी डिजीज होने वाली है, बल्कि हमें ये भी बताते हैं कि हमारा हेल्थ स्टेटस क्या है। इफ infant mortality rate is high, it predicts the low health status of population। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, इन्फेंट आपको पता है कौन होते हैं, बच्चों को कहते हैं। देखिए, मोर्टेलिटी रेट कहते हैं शरह अमवात को, यानी अगर उनके मरण वो ज्यादा उनकी डेथ हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि लो हेल्थ स्टेटस है। जो हमारी पॉपुलेशन है, पर्टिकुलरली जो फीमेल पॉपुलेशन है, उनकी जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, लो है, यानी कि वो सही सेहतमंद नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटी प्रोग्राम। अब हमें the effectiveness of a program can be demonstrated by epidemiological method। अब हम डिफरेंट मेथड्स करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए एपिडेमियोलॉजी में, जैसे कि वैक्सीनेशन और एजुकेशनल प्रोग्राम वगैरह। तो उसकी इफेक्टिवनेस हमें पता चल सकती है। ठीक है, इसकी मदद से फॉर एग्जांपल हमने वैक्सीन एक कम्युनिटी को वैक्सीनेशन दी, फॉर एग्जांपल अगेंस्ट दी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वैक्सीन जो है वो वाकई इम्यूनिटी डेवलप हो। तो हम एपिडेमियोलॉजिकल एक सर्वे करेंगे। अगर ज्यादातर लोगों में डिजीज यानी कि कोरोना वायरस नहीं है, तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो इफेक्टिव हो गया है। ठीक है, एवोल्यूशन हम कर सकते हैं। एवोल्यूशन मतलब उसको चेक कर सकते हैं। एवोल्यूशन मीन्स होता है चेकिंग, एवोलेट करना, देखना कि ये सही है गलत है। ठीक है, इस तरह से इसको कहते हैं कि ये एवोल्यूशन हमने किया। अब अगर वो वैक्सीनेशन काम इफेक्टिव है, तब भी हमें पता चल जाएगा, नहीं इफेक्टिव तब भी हमें पता चल जाएगा कि हमने अब फर्दर क्या करना है इस चीज से बचने के लिए। सही। चले, कोई स्टूडेंट बताए कि इम्पोर्टेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं। कोई एक स्टूडेंट बताए। किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है या इसकी यूजेस क्या है। देखिए, अब इस ये इम्पोर्टेंस भी हो सकती है और ये इसकी यूजेस भी हो सकती है। ठीक है, ये एपिडेमियोलॉजी की यूजेस क्या है, उसमें हम क्या करते होते हैं। ठीक है, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों से हम को इस पैराग्राफ को, इन पॉइंट्स को इस तरह से ले सकते हैं। आज बोलने वाले बच्चे नहीं आए, खामोशी छाई हुई है। चले, कोई एक बताए, मैं ऐसे आगे नहीं चलने वाली। अपना माइक अनम्यूट करें और इस इम्पोर्टेंस बताएं क्या होता है, इम्पोर्टेंस में हमने क्या पढ़ा है। चैट बॉक्स में ही लिख दें। घबराने की जरूरत नहीं है, क्लास ही है। शाइस्ता, मेहताब, अहमद, अहमद, दो अहमद, मेहताब, अहमद, नकीबुल्ला, शाइस्ता,
आज तो आपकी तादाद भी कम हो गई है। हाँ। मैम जी। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैम समझ नहीं आ रही इस टॉपिक की, इतना मुश्किल लग रहा है ये। मुश्किल लग रहा है इसमें इसमें ये पॉइंट्स थोड़े, इस वर्डिंग शायद आपको मुश्किल लगे, है ये बहुत इजी। इसमें जी इम्पोर्टेंस हमने जो एपिडेमियोलॉजी पढ़ी थी तो उसकी ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कि वो उसको हम वो किस तरह से अहमियत रखती है या फिर उसके यूजेस क्या है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जी मैम। सबसे पहला क्या है, एपिडेमियोलॉजी में कैसे हेल्प करती है, आइडेंटिफाई करती है काज को, ठीक है। ये डिजीज की बात हो रही है कि उसकी यस मैम। जो भी वजह है, जो भी उसका इटियोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट जो वो डिजीज काज कर रहा होता है उसको हम इटियोलॉजिकल एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जी मैम। इटियोलॉजी जो है उसको हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एपिडेमियोलॉजी का सर्वे में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझें, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो एपिडेमियोलॉजिकल एक सर्वे होता है उससे मिलती है, ठीक है। हम कम्युनिटी में जाते हैं, पहले तो हम एक डिजीज को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मलेरिया को ले रहे हैं तो सिर्फ हम सिर्फ उसी की ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि वो किन लोगों को ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बच्चों को हो रहा है, बूढ़ों को हो रहा है, औरतों को हो रहा है, किसको ज्यादा हो रहा है, फिर किस एज वाले को ज्यादा हो रहा है, जो जिनको हो रहा है वो रह उसका रहन सहन, इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो क्या है। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि जिन लोगों को डिजीज हो रही है वो किस एज में, कहाँ रहते हैं, किस तरह से उनको डिजीज कैसे हुई, उनकी डाइट क्या है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चनिंग करके इंफॉर्मेशन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम उस इंफॉर्मेशन को एवोलेट करते हैं, ठीक है। एवोलेट मतलब जांचते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलता है कि हमें पता चल जाता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज, के कॉज इस डिजीज की वजह क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज है, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स फॉर डिजीज प्रिवेंशन, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं, मतलब कि वो फैक्टर्स, वो चीजें जिनसे डिजीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, डिजीज प्रिवेंशन का। फिर हम उससे क्या करते हैं, जब हमें रिस्क फैक्टर पता चल जाता है तो हम डिजीज की प्रिवेंशन अच्छे से कर सकते हैं। तो दूसरा ये इसका यूज है एपिडेमियोलॉजी का, कि एक हमें उसकी काज पता चल जाती है डिजीज की, दूसरे हमें यह पता चल जाता है कि इसका रिस्क फैक्टर, यानी कि कौन किस वजह से ये ज्यादातर होता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मलेरिया है तो वो उसका क्या है कि वो दलदली इलाकों के साथ जो लोग रहते हैं उनमें ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर उनकी जो मॉस्किटो मच्छर है उनकी अफजाइश ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। तो हमें ये एक रिस्क फैक्टर पता चल गया कि मार्शी प्लेसेस की वजह से, दलदली इलाकों की वजह से, या जहाँ पर पानी खड़ा होता है वहां जो उसके पास जो लोग रह रहे होते हैं वो ज्यादा रिस्क। तो हम क्या करेंगे कि अब हमें एक गाइडलाइन मिल गई कि हमने लोगों को ये बताना है कि अपने करीब जो खुला पानी है उसको ना छोड़े और मच्छरदानी इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हमें रिस्क फैक्टर पता चल गया, रिस्क फैक्टर पता चल गया, तो हम उसकी प्रिवेंशन यानी कि उस डिजीज से बचाव अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो वो इसमें लिखा हुआ है, इट विल प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, विल प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम। जो एजुकेशनल प्रोग्राम है जो हम लोगों को एजुकेट करने के लिए करते हैं, कोई भी डिजीज होता है उसका एजुकेशनल प्रोग्राम करते हैं, उससे बचाव के लिए लोगों को एजुकेट करते हैं, उससे हम कहते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम करें। तो उसके लिए हमें गाइडलाइन मिल जाती है, मतलब कि हमें ये पता चल जाता है कि हमने लोगों को क्या बताना है, इससे कैसे बचें, ठीक है। जी मैम। ये डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, हेल्थ स्टेटस मीन्स कि जो पॉपुलेशन हमारी कम्युनिटी है हमें पता चल जाता है कि उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो किस हेल्थ में है, अच्छी हेल्थ है, बुरी हेल्थ है, दरमियानी है, कैसी है, बच्चों की कैसी है, बड़ों की कैसी है। तो हमें उनका हेल्थ स्टेटस पता चल जाता है।
अब एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटी प्रोग्राम, एवोल्यूशन चेकिंग कहते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं, उसे हम जांच सकते हैं कि हमने जो कम्युनिटी प्रोग्राम किया था, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें एजुकेशन, लोग ट्रेनिंग करवाते हैं हेल्थ वर्कर्स की और जानते हैं, मतलब कि एक अर्स काफी अर्सा 5-6 महीने, यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग से होता है, इसमें रिसोर्स लगता है, रिसोर्स कहते हैं मुख्तलिफ जो हम, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, पैसे हो गए, मनी होगी लगती है, और जो बाकी सारे, मतलब कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है सर्वे जो है। तो हमने क्या किया कि उसको हम चेक करेंगे, अब हम उसको ये नहीं कि बस हमने एजुकेशन दे दी, हमने वैक्सीनेशन दे दी, हम छोड़ देंगे, नहीं, हम उसको चेक करेंगे कि हमारा जो ये प्रोग्राम था ये इफेक्टिव हुआ है, हमें इससे फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ। तो जो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे है वो हमें इसमें भी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने वैक्सीनेशन की किसी कम्युनिटी की, तो अगर फिर वो कम्युनिटी इम्यून हो गई है अगेंस्ट द डिजीज, तो मीन्स क्या, क्या मतलब है कि इसका हमारा जो सर्वे वो इफेक्टिव हो गया। अगर वो इम्यून मीन्स वो हमारा जो सर्वे वो इफेक्टिव नहीं है, तो हमें किसी और तरफ जाना है, किसी और तरफ जाना है, ताकि किसी और कोई और प्रिवेंशन ढूंढनी है, या हमने वो लूप होल ढूंढना है वैक्सीनेशन के अंदर जिसकी वजह से वो कम्युनिटी जो थी वो इम्यूनाइज नहीं हुई। सही है, तो ये उसकी इम्पोर्टेंस है, यूज या यूजेस भी इसको हम कह सकते हैं। जी मैम। चले अब जी मैंने मैम। आपको दोबारा से रिपीट कर दिया पूरा ही, ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में हम यूज करते हैं, तो ये आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये आएंगी तो आपको इसकी बाकी चीजों की अच्छी से समझ आ जाएगी। अब हम ये एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे में, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक हम यूज करते हैं वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन अ स्पेस एट अ गिवन टाइम। अरेंजमेंट है पॉपुलेशन की एक स्पेस में, यानी एक किसी जगह में, एट अ गिवन टाइम, एक टाइम पे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम किसी जगह पे अपनी कम्युनिटी को क्या करते हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपके कॉलेज की डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो हम क्या देखेंगे कि हम जाएंगे वहां पर, कहेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मेल कितने हैं, मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लोग ही हैं, ठीक है, वो लोग, वो कम्युनिटी जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो मेल स्टूडेंट कितने हैं, फीमेल स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। फिर मेल टीचर्स कितनी हैं, फीमेल टीचर्स, फिर फर्स्ट सेमेस्टर में कितने स्टूडेंट है, सेकंड में कितने स्टूडेंट, कितने यहाँ से पास आउट हो गए, कितने यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सही है, इसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर हम एज को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस एज में इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 16 साल के फीमेल स्टूडेंट्स इतनी है, 16 में मेल इतने हैं, ज्यादातर स्टूडेंट कितने साल के, 16 साल के, ठीक है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि इसको कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन है, जो कम्युनिटी है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सही है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट है इंसिडेंस। इंसिडेंस कहते हैं, इंसिडेंस किसे कहते हैं पता है? उर्दू मीनिंग क्या होता है इसका, इंसिडेंस का? नो मैम, नहीं पता। इंसिडेंस कहते हैं इम्कान को, किसी भी मैम एक बार फिर बताएं। इंसिडेंस, इम्कान, किसी चीज का इम्कान कितना है, इंसिडेंस कितना है, ठीक है। इट इज द प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट बाय हेल्थी पीपल। हम कहेंगे कि इस इन पॉपुलेशन में या इस पर्सन में इतनी इतना इंसिडेंस है या इतना चांस है डिजीज होने का, ठीक है। जब हम वर्ड इंसिडेंस यूज करेंगे मींस कि इसमें इतनी
इतना चांस है या इतनी प्रोबेबिलिटी है। ये तीनों वर्ड का सिमिलर मीनिंग है। इंसिडेंस है, चांस है या प्रोबेबिलिटी है। सही हो गया। तो वर्ड जो हम यूज करेंगे वो इंसिडेंस होगा। अब नेक्स्ट है प्रिवेलेंस, मीन्स द टोटल केसेस ऑफ अ डिजीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स के अगर हम, इसका मतलब है कि कितने टोटल केसेस है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस के एक आप मोहल्ला ले लें, एक मोहल्ले में इसका इतना प्रिवेलेंस है, मीन्स कि इसके इतना टोटल केसेस है। सही है, एक पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में। प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज मीन्स कि अगर हम कहें कि यहाँ पर दिया खान में कोरोना वायरस की प्रिवेलेंस ज़्यादा है, तो मीन्स कि उसके जो केसेस हैं वो ज़्यादा है। सही है। अगर हम कहेंगे इसकी प्रिवेलेंस लो है, मीन्स कि केसेस जो है वो लो है। फॉर एग्जाम्पल एक वक्त था कि चाइना में कोरोना वायरस की प्रिवेलेंस ज़्यादा थी, मीन्स कि वहाँ केसेस ज़्यादा थे। ठीक है, जब हम ऐसे कह देंगे कि प्रिवेलेंस ज़्यादा है मीन्स कि केसेस ज़्यादा है। अब वहाँ कम हो गई है तो आप कहेंगे कि वहाँ प्रिवेलेंस कम है। प्रिवेलेंस मीन्स occurrence of a disease or total cases of a disease over a period of time in a community. If prevalence is high, means people are suffering from the disease. अगर प्रिवेलेंस हाई है तो मीन्स के लोगों में वो वायरस अभी है ज़्यादा तादाद में। एंड वाइस वर्सा, मीन्स के वाइस वर्सा अगर प्रिवेलेंस कम है तो मीन्स के डिजीज कम है। Infectivity क्या होती है? It is the process of introduction of microorganism into host followed by multiplication within body. Process of introduction of host microorganism into host. Host कौन होता है? ह्यूमन होते हैं। ठीक है, आप किसी के घर जाएं तो आपका जो सामने वाला है वो आपका होस्ट होता है। आप मेहमान है, आप गेस्ट है और वो होस्ट है। इस तरह जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आ रहा है तो हम गेस्ट है और वो होस्ट है, अनवांटेड होस्ट है। ठीक है, फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन विद इन अ बॉडी। इंट्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन इन द बॉडी जो है वो हम इसे कहेंगे कि ये इन्फेक्टिविटी। अच्छा, अब नेक्स्ट है पैथोजेनेसिटी। ये टर्म्स होती है ना, तो ये जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजी को, तो उसमें बार बार यूज हो रही होती है। ठीक है, अब जैसे कि अभी आप प्रिवेलेंस को ले लें, प्रिवेलेंस कोई अगर हेल्थ वर्कर या कोई डॉक्टर फिजिशियन लेगा तो वो यही टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा होता है बार बार। ठीक है, वो अक्सर वैसे बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज कर जाता है। हम अगर लेमैन जो सादा बंदा होगा वो इस तरह से कहेगा कि यहाँ पर ये डिजीज ज्यादा है या इसके टोटल केसेस ज्यादा है, लेकिन जो हेल्थ वर्कर होगा वो क्या करेगा, वो ये वर्ड यूज करेगा, इसकी प्रिवेलेंस ज्यादा है। तो ये टर्मिनोलॉजीज इस तरह से यूज होती हैं। और जब हम सर्वे करेंगे और जब रिपोर्ट वगैरह लिखेंगे तो वो भी इसमें होगी, इस फॉर्म में होगी। सही है, तो जिसको ये टर्मिनोलॉजी समझ आएंगी वही उस सर्वे का मतलब समझ सकेगा। पैथोजेनेसिटी क्या होती है? इट इज द कोर्स ऑफ डिसऑर्डर इन अ मैन। ठीक है, कोर्स ऑफ डिसऑर्डर है, यानी कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर हुआ, कैसे उसने नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज किया। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिटी। पैथोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ डिजीज होती है। ठीक है, इस तरह पैथोजेनेसिटी भी वही है कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ, किस तरह पैथो उसने नॉर्मल फिजियोलॉजी, एक होता है फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है उसने लंग को इम्पैक्ट करना है, तो हम पहले क्या करते हैं, लंग्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिर हम उसकी पैथोलॉजी पढ़ते हैं। इस पहले तो ये था फिजियोलॉजी, नॉर्मली ये थी, फंक्शन उसका ये था। अब पैथोलॉजी में उसकी ये चेंजेस आ गए। फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड एकमुलेट हो गया, अल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं या रिलैक्स हो गए हैं, उनमें फ्लूइड भर गया। सही है, तो इस तरह से हम पैथोजेनेसिटी पढ़ते हैं। सही है, लेकिन
अच्छा, अब विरुलेंस क्या होता है? पैथोजेनेसिटी और विरुलेंस ये दोनों टर्मिनोलॉजी इकट्ठे यूज होते हैं, ठीक है। विरुलेंस होती है एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कॉज डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी, उसकी काबिलियत कि वो कितने चांसेस हैं कि वो डिजीज काज कर सकता है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं कि ये हाईली विरुलेंट है, तो मीन्स इसका होता है कि वो डिजीज काज करने के उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस आजकल हाईली विरुलेंट है, ठीक है। अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो लेस विरुलेंट होता है, मीन्स कि उसके अंदर वो इतना पावरफुल नहीं है, उसकी जो डिजीज काजिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है, सही है। अब ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? A person who can get disease is said to be susceptible. अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये ससेप्टिबल है टू अ डिजीज, मीन्स कि वो एक डिजीज पर क्या है, उसमें उस डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं जिनकी जो डिफेंस मैकेनिज्म या कुव्वत मुदाफत कम होता है, वो ससेप्टिबल होते हैं डिजीज पे, मीन्स कि उनमें डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर्सन हु कैन गेट डिजीज इज सेड टू बी ससेप्टिबल, ठीक है। जो डिजीज जिसपे चांस ज्यादा है होने का वो है ससेप्टिबल। फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एल्डरी, चिल्ड्रन का बच्चे और एल्डरी बड़े, ठीक है, आर ससेप्टिबल टू कोरोना वायरस, ठीक है। वो कोरोना वायरस से ससेप्टिबल है, उनमें चांस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट्स एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स एंड पेशेंट्स हु हैव माइल्ड रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर ससेप्टिबल टू कोरोना वायरस। समझ आइए बात की? जी मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इम्यून। टाइम भी, अच्छा, इम्यून क्या होता है? एपिडेमिक और उसके बाद एंडेमिक और पेंडेमिक। इम्यून पर्सन कौन होता है? द पर्सन who defensive power against the disease is strong and he can resist the disease is said to be immune. इम्यून हम क्या कहते हैं? कि जब कोई पर्सन इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है या वो बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि उसके जो डिजीज के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? इम्यून। या तो उसमें वो बहुत पावरफुल है, उसमें डिजीज हो ही नहीं सकती, और वो दूसरा क्या है कि उसने या तो वैक्सीनेशन के थ्रू अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लिया, या उसको एक दफा डिजीज वो हो गई है और उसमें एंटीबॉडीज आ गए हैं, तो वो फिर भी इम्यून हो जाता है, ठीक है। तीन केसेस हैं, एक तो वो बहुत पावरफुल है, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने जो उसकी डिफेंसिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो क्या है? इम्यून है। दूसरा, उसने वैक्सीनेशन कराई हुई है, तब भी वो इम्यून है। तीसरा, उसमें उसको डिजीज से एक दफा उससे मतलब वो हो चुकी है और क्या एंटीबॉडी डेवलप हो गए, तो क्या है? फिर भी वो इम्यून हो जाएगा। एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, और कुछ आए ना आए ये जरूर आता है। एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक। अब एपिडेमिक क्या होती है? एपिडेमिक आपने काफी सुना होगा। एपिडेमिक वबा को कहते हैं, रैपिड स्प्रेड ऑफ अ डिजीज इन अ कम्युनिटी। जब कोई डिजीज हमारी कम्युनिटी में, किसी भी कम्युनिटी में रैपिडली डेवलप होती है, आती है और तेजी से सबको हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये वबा आ गई है इस चीज की, ठीक है। द नंबर ऑफ ससेप्टेबल पर्सन, और जो नंबर ऑफ पर्सन जिनको डिजीज होने के चांस है, जो ससेप्टेबल है, जो डिजीज जिनमें हो सकती है, हु कैन गेट द डिजीज, नंबर ऑफ ससेप्टेबल पर्सन इंक्रीज हो जाते हैं और नंबर ऑफ इम्यून पर्सन वो कम हो जाते हैं, ठीक है। और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोग जो है उस डिजीज से इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये एपिडेमिक आ रही है, सही है। जैसे कि कॉलरा। अच्छा, एपिडेमिक की कोई एग्जांपल दें?
कॉलरा एक जमाने में आया था, ठीक है, वबा की तरह। एपिडेमिक एग्जाम्पल दें जरा, रिसेंट एग्जाम्पल, एक डिजीज जो रैपिडली स्प्रेड हो रही है, जिसकी वजह से आप घर में बैठे हैं, वो वाली। बेवकूफ हो, कोरोना वायरस नहीं है। वायरस। कोरोना तो मैम, कोरोना। अब मैंने कह दिया, अब क्या फायदा। नहीं सर, मैं मैडम थोड़ा लेट हो गया। आप एक वर्ड एट वंस बोलते हैं। जी सर, जी हाँ। ये हफ्सा नहीं थी, वरना वो फौरन बोल देती। चले, एंडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक। अच्छा, अब इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है। इट रेफर्स टू डिजीज दैट कंटिन्यूज टू स्मोल्डर इन अ कम्युनिटी एंड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द कम्युनिटी। अच्छा, अब एंडेमिक एक ऐसी डिजीज है जो ना बहुत ज्यादा होती है, ना खत्म होती है, लेकिन वो एक कम्युनिटी में रहती है, ठीक है, एक कम्युनिटी में रहती है, तो वो क्या होती है, एंडेमिक होती है, ठीक है। जैसे कि इंटेरिक फीवर, टाइफाइड, ना ये बहुत ज्यादा बढ़ती है, ना ये खत्म होती है। कंटिन्यूज टू स्मोल्डर, स्मोल्डर इन्होंने एक इंग्लिश का वर्ड यूज किया, ठीक है, बर्निंग हैवी इंग्लिश यूज कर, इसका मतलब क्या है, बर्निंग स्लोली विद स्मोक, कोई चीज जो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जल रही हो, ठीक है। ये डिजीज क्या करती है, स्मोल्डर करती है, आहिस्ता आहिस्ता रहती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता रहती है कम्युनिटी में, तो वो होती है एंडेमिक। सही है। जब भी हम इसको चेक करते हैं तो ये खत्म नहीं हुई होती, कुछ कुछ केसेस इसके होते हैं। अब पेंडेमिक क्या होती है, इट रेफर्स टू इंक्रीज ससेप्टेबल ऑफ द होल कंट्री और वर्ल्ड फॉर अ पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब ये एक ऐसी डिजीज जो पूरे कंट्री को और मुल्क को अपने लिपेट में ले रहे, एक खास जगह को नहीं, एक बहुत बड़े इलाके को अपनी घेरे में ले लेगी, तो वो क्या होगी, पेंडेमिक होगी। जैसे कि इन्फ्लुएंजा, HIV, स्मॉल पॉक्स, TB, प्लेग, ठीक है, ये एक जैसे। अच्छा, पेंडेमिक की एग्जांपल दे, पेंडेमिक क्या कौन सी होगी, पेंडेमिक की कोई एक ऐसी डिजीज जो पूरे कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को अपने लिपेट में ले ले, वो है पेंडेमिक। अब एग्जांपल दे उसकी। कोरोना वायरस की वजह से अब हाँ, जो कोरोना, अब ये देखें, अब ये समझने की बात आ गई कि एक डिजीज एपिडेमिक भी हो सकती है और एट अ टाइम पेंडेमिक भी हो सकती है, ठीक है, एंडेमिक नहीं हो सकती, एपिडेमिक और पेंडेमिक इकट्ठी हो सकती है। क्योंकि एपिडेमिक की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वो एक ऐसी डिजीज होती है जो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा लोगों को अपनी लिपेट में ले लेती है, और पेंडेमिक वो होती है जो पूरे कंट्री पर या पूरी वर्ल्ड पर काबिज हो जाती है, ठीक है, उस वहाँ लोगों को, पूरे वर्ल्ड में लोगों को इन्फेक्ट करती है। तो इस तरह हो सकता है कि एक, फॉर एग्जांपल, कोई डिजीज हो कि वो एक कंट्री को अपनी लिपेट में ले, और ये भी हो सकता है कि वही डिजीज पूरे वर्ल्ड में भी हो, तो वो एट अ टाइम एपिडेमिक भी हो जाएगी और एक पेंडेमिक भी हो जाएगी, लेकिन एंडेमिक नहीं होगी, क्योंकि वो एंडेमिक हमेशा कम परसेंटेज में होती है और एपिडेमिक और पेंडेमिक हाई परसेंटेज में होती है। सही है। मैम ये पोलियो जो है ये एंडेमिक होगी या पैंडेमिक होगी? पोलियो मैम ये पेंडेमिक में नहीं होगी, मेरे ख्याल में लेकिन अब मैम ये एपिडेमिक है, क्योंकि पूरे, मैम वो तो मैम कंफर्म बताएं। हाँ, ये कंफर्म ही है, ये एंडेमिक है, नहीं ये एपिडेमिक है, सॉरी एपिडेमिक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है एपिडेमिक की, तो ये क्या होता है, एपिडेमिक की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी, पता है?
क्या मैम? एपिडेमिक की डेफिनेशन बताएं क्या है। मैम मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है ना। आप लेट है। यस मैम। अच्छा जी। एपिडेमिक वो होती है जो एक कम्युनिटी में रैपिडली स्प्रेड हो जाती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो होती है एपिडेमिक। सही हो गया। ओके मैम। तो अब पोलियो की बात हो रही थी कि वो क्या है। वो मैम पेंडेमिक होगा ना पोलियो? नहीं, पोलियो पेंडेमिक नहीं होगा, क्योंकि ये हाई परसेंटेज में नहीं है पूरे वर्ल्ड में। सही है। मैम पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, अब कंट्रोल है, लेकिन पहले तो फैला हुआ था हाई ना। है तो सही, पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन हाई परसेंटेज में नहीं। ओके मैम। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट में क्या होगा कि स्पोरेडिक, when the number of immune persons of a disease is greater than susceptible person means case here and a case there। जब जो immune persons हैं काफी। इन कम्युनिटी, वो यानी कि जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है वो हाई ज्यादा लोग हैं, और जिनमें डिजीज होने के चांस है तो वो क्या है, कम है, तो वो उसको हम कहेंगे कि ये स्पोरेडिक है। मॉर्बिडिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज एनी डिपार्चर फ्रॉम स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग। मॉर्बिडिटी कहते हैं सीरियसनेस ऑफ डिजीज को, ठीक है। एनी डिपार्चर यानी कि डिपार्चर मतलब जाना, किसी भी फिजियोलॉजिकल वेलबींग, कोई भी हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, कंप्रोमाइज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये मॉर्बिडिटी। कोई भी फिजियोलॉजिकल, जो किसी भी ऑर्गन की फिजियोलॉजी, ठीक है, वो कंप्रोमाइज हो जाए तो हम वो से कहते हैं ये मॉर्बिडिटी। इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ डेथ। मॉर्टेलिटी क्या होती है? पॉपुलेशन का एक्सपीरियंस है डेथ के टर्म्स में। पूरे नाम हमारे। डेथ को हम कहते हैं कि ये मॉर्टेलिटी है। रेट ऑफ डेथ जो है वो मॉर्टेलिटी होती है। इट्स रेट बाय एज, जेंडर की क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। मॉर्टेलिटी शरह अमवात को कहते हैं, और इसकी हमें पता चल जाता है इससे कि हमारे हेल्थ में क्या कमियां है हेल्थ सर्विसेज में। बाकी जो हेल्थ इंडिकेटर्स है ये हम कल पढ़ लेंगे, और ये जो है खत्म हो जाएगा फिर चैप्टर। अब इन जो टर्मिनोलॉजीज है इनको जरा देखें कि ये क्या है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको आगे भी काम आएंगी। इनको एक दवा ओके मैम। चले, क्लास एंड होने वाली है।